नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो चंद राजवंश पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको चंद राजवंश का उदय कैसे हुआ था कुमाऊं में ये बताया था, और चंद राजवंश के 61 राजाओं की आपको वहाँ पे नाम बताए थे और उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी थी। और जो चंद वंश का पार्ट 2 वीडियो जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कुमाऊं के प्रमुख चंद राजाओं के बारे में और उनके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। दोस्तों, हम यहाँ पे पूरी डिटेल्स नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और उसके बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैं उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल, आदिवासी काल और वहाँ पे कुणिद राजवंश और कत्यूरी और कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दी है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि जो चंद्रवंश से संबंधित एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको कल मॉर्निंग में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी है जिसमें मैंने आपको वही क्वेश्चन उसमें शामिल कर रखे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं चंद्रवंश से संबंधित। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उससे संबंधित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ और इसकी पीडीएफ फाइल हम आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो और वहाँ से उसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की, और आज का टॉपिक हमारा कुमाऊं में प्रमुख चंद राजा, कुमाऊं के प्रमुख चंद राजाओं के बारे में हम आज आपको यहाँ पे बता रहे हैं। दोस्तों, चंद्रवंश का जो प्रथम स्थापक था यानी चंद्रवंश का जो संस्थापक था सोमचंद, उस पर मैं पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे चुका हूँ उसके बारे में, तो उसके बारे में यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो संस्थापक था और उस पर मैंने पहले ही आपको पूरी जानकारी दे दी है। यहाँ पे चतुर्थ राजा था इंद्रचंद। इंद्रचंद यहाँ पे सोमचंद यानी चंद्रवंश का चतुर्थ राजा था और इसके शासनकाल में उत्तराखंड में रेशम उत्पादन व निर्यात बहुत ज़्यादा हुआ था। यानी इसने यहाँ पे रेशम उत्पादन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और इसने नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध भी जोड़े। अगर क्वेश्चन आ गया कि चीन और नेपाल से व्यापारिक संबंध किसने जोड़े, यानी चीन से नेपाल के रास्ते से, ठीक है, तो वो जोड़े थे इंद्रचंद ने। और इसके समय यहाँ पे रेशम उत्पादन और निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़िया था। इसका मतलब जब इसने चीन से व्यापारिक संबंध जोड़े तो इसका मतलब चीन और नेपाल से इसके अच्छे रिश्ते रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट राजा की, और ये है 8वां राजा वीणचंद। वीणचंद को इतिहास में कहा गया है विलासी राजा। विलासी का मतलब होता है जो कि भोग विलास में व्यस्त रहता है, लिप्त रहता है, उसको अपने राजकार्य के बारे में ज़्यादा रुचि रहती नहीं है। इसका मतलब जो ये वीणचंद ये भोग विलास में ज़्यादा लिप्त रहता है, इसलिए इसको विलासी राजा कहा गया है। और ये विलासी राजा था, ये इसको राज्य काज में ज़्यादा रुचि तो थी नहीं। इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, इसके शासनकाल में खस जातियों का प्रभुत्व बढ़ गया था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में खस जातियों का प्रभुत्व किसके शासनकाल में बढ़ा, तो वो बढ़ा था वीणचंद के शासनकाल में, अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया। उसके बाद आता है वीरचंद। वीरचंद है चंद राजवंश का 9वां राजा, और ये क्या है, बहुत ही प्रतिभाशाली राजा था, बहुत ही शक्तिशाली राजा था, बहादुर राजा था, और इसने संपूर्ण उत्तराखंड से खस जातियों का अंत किया था। इसके शासन वीरचंद के शासनकाल में तो प्रभुत्व बढ़ गया था खस जातियों का, लेकिन उसके बाद उसका पुत्र वीरचंद जिसने उत्तराखंड में खस जातियों का अंत किया। उसके बाद आता है रूपचंद, 10वां राजा है। इसने सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ गया कि सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो रूपचंद जो कि चंद राजवंश का 10वां राजा था। उसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण राजा वो है थोरचंद। ये चंद्रवंश का 23वां राजा है और इसके बारे में कई इतिहासकार जैसे हर्षदत्त जोशी जो कि प्रमुख इतिहासकार है उत्तराखंड के, श्री फ्रेजर, इन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो थोरचंद है वही चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक है, लेकिन इसके कोई इन्होंने ठोस प्रमाण नहीं दिए। इसलिए चंद्रवंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है सोमचंद को, जिसके बारे में पहली वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स जानकारी दे चुका हूँ। दोस्तों, वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे पूरी डिटेल्स जानकारी जितना हो सके उतना आपको यहाँ पे जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे 28वां राजा। 28वां राजा था अभयचंद। अभयचंद ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। यह चंद्रवंश का ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी इसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त हुई। अगर क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा शासक था चंद्रवंश का जिसके जानकारी उसके स्वयं के अभिलेखों या जिसने स्वयं के अभिलेख बनाए थे, तो वो था यहाँ पे अभयचंद जिसके स्वयं के अभिलेख प्राप्त हुए।
इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो पहला शासक था अभयचंद जिसने स्वयं के अभिलेख बनाए, इसका मतलब चंद्रवंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो अभयचंद ही रहा होगा, क्योंकि इसके पहले के जो शासक थे उनके कोई स्वतंत्र यानी उनके खुद के स्थापित किए हुए अभिलेख नहीं मिले। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी के आधिपत्य में या किसी के शासन में रहे होंगे। जैसे क्योंकि उस टाइम तो यहाँ पे लगभग 9वीं और 10वीं शताब्दी की बात है, तो उस टाइम उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का आधिपत्य था। जब कत्यूरी राजवंश समाप्ति की ओर गया या कत्यूरी राजवंश का अंत हो गया था, उसके बाद यहाँ पे एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ पे उभरे कुमाऊं में चंद राजवंश। तो इसका मतलब जो अभयचंद है उसने जब स्वयं की यहाँ पे क्या है अभिलेख स्थापित किया, इसका मतलब ये प्रथम स्वतंत्र शासक भी हो सकता है, ऐसा अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है। इसके दो प्रमुख लेख मिले, एक मिला मालेश्वर जैन अभिलेख और इसमें इसने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना यहाँ पे इसमें दर्शाई गई है। इस अभिलेख में पुत्र प्राप्ति हेतु इसने ये अभिलेख स्थापित किया था, मालेश्वर जैन अभिलेख। और जो दूसरा अभिलेख इसका प्राप्त हुआ था वो था चौकिनी बोरा मंदिर में, जो कि चमोली में स्थित है अभिलेख। तो इसके यहाँ पे दो प्रमुख अभिलेख आपको नोट करने हैं, ठीक है। ये किसके हैं? अभयचंद नामक, जो कि 28वां राजा है कुमाऊं में चंद्रवंश का। और इसकी मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर? अभयचंद की मृत्यु पर ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्र पत्र द्वारा भूमिदान किए जाने की घोषणा की थी। कहा जाता है, इसका इतिहासकार ये भी मानते हैं जो अभयचंद था इसका कोई भी पुत्र नहीं था, बल्कि जो ये ज्ञानचंद था ये कोई अन्य था, उसके बाद यही राजगद्दी पर बैठा था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई, ये इसका क्या था मतलब काफ़ी करीबी था, तो उसने जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके श्राद्ध के अवसर पर उसने एक ताम्र पत्र द्वारा भूमिदान किए जाने का विवरण मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ताम्रपत्र द्वारा भूमिदान दिए जाने का विवरण किसके संबंध में है? तो वो है ज्ञानचंद के संबंध में। ज्ञानचंद ने ये लिखाया था, मतलब ज्ञानचंद ने ये ताम्रपत्र द्वारा ये क्या की थी, घोषणा की थी, और ये अभयचंद के श्राद्ध पर। उसके बाद आता है यहाँ पे ज्ञान गरुड़चंद। ज्ञान गरुड़चंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान गरुड़चंद को कुमाऊं में चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली या बहादुर शासक माना जाता है। यह चंद्रवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, नोट करना है। ज्ञानचंद के संबंध में दिल्ली के तुगलक वंश से थे। जो ज्ञानचंद के संबंध थे वो किससे थे? तुगलक वंश से, क्योंकि तुगलक वंश के ही राजाओं ने इसको गरुड़चंद की उपाधि दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि एक समय जब उससे मिलने गया था तो उस टाइम जो फिरोज शाह तुगलक वो कहीं शिकार खेलने गए थे, और जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने यहाँ पे गरुड़ का शिकार किया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको ज्ञान गरुड़चंद की उपाधि दी गई है। मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। किस ताम्रपत्र में? मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को क्या कहा गया है? श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया, ये आपको नोट करना है। उसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट शासक है भीष्मचंद। 43वां राजा है जिसका शासन रहा 1512 से 1530। आपको शासनकाल वैसे जो चंद राजाओं के या अगर परमार राजाओं के भी शासनकाल है वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इतिहास है उत्तराखंड का वो किसी ने ऐसा ठोस सबूत नहीं दिया कि उसका शासनकाल फिक्स इतना ही रहा है। अलग अलग इतिहासकों ने इस पर अलग अलग राय दी है, तो शासनकाल के संबंध में कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि किसका शासनकाल कब से और कब तक रहा, क्योंकि इसमें कोई किसी ने सच में सटीक जानकारी नहीं दे रखी है। भीष्मचंद के बारे में, भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित की? वो की थी इसने अल्मोड़ा। इसका मतलब जो अभी तक यानी 42 चंद शासक थे, ये 43वां है भीष्मचंद, तो इसके ऊपर की जो 42 चंद शासक हैं उनकी राजधानी अभी तक कहाँ थी? चंपावत थी। लेकिन उसके बाद जो 43वां शासक है भीष्मचंद, इसने अपनी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित कर दी, कहाँ? अल्मोड़ा में बनाई। और यहाँ कल्याण चंद के शासनकाल में, इसके शासनकाल में बनकर पूर्ण नहीं हुई अल्मोड़ा में राजधानी, बल्कि कल्याण चंद जो इसके बाद का शासक है उसके शासनकाल में अल्मोड़ा राजधानी बनकर पूर्ण हुई चंद शासकों की। खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है। इस किले का निर्माण भीष्मचंद ने कराया था। अल्मोड़ा के पूर्व दिशा में स्थित है खगमरा किला। और जब ये क्या है राजधानी स्थानांतरित करने की इसने सोची अल्मोड़ा, तो उसने अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण किया जिसका नाम है खगमरा किला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो वो क्या था? भीष्मचंद ने। और राजभंग किला का निर्माण किया था सोमचंद ने, चमोली में, जो मैंने आपको चमोली में नहीं सॉरी चंपावत में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो खगमरा किले का निर्माण यहाँ पे भीष्मचंद ने किया है। यह चंपावत में शासन करने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो भी शासक हैं उन्होंने कहाँ शासन किया? अल्मोड़ा उनकी राजधानी बनी। उसके बाद आता है यहाँ पे कल्याणचंद तृतीया। कल्याणचंद तृतीया जो कि 44वां राजा है चंद्रवंश का, इसके शासनकाल में चंद्रवंश की राजधानी बनकर कहाँ तैयार हुई?
अल्मोड़ा में 1560 में बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई अल्मोड़ा में। तो अब इसने शासन कहाँ से चलाया? अल्मोड़ा से इसने शासन चलाया। तो हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा में शासन करने वाला प्रथम चंद्र शासक कौन है? तो यह है कल्याण चंद। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो कालापानी गाड़ जो कि पिथौरागढ़ में से प्राप्त अभिलेख में उल्लेख है कि कल्याण चंद को महाराज धीराज कल्याण चंद्र देव की उपाधि दी गई है। कौन से अभिलेख से ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्याण चंद को महाराज धीराज कल्याण चंद्र देव की उपाधि मिली है? तो वो मिलता है आपको कालापानी गाड़ जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, वहाँ से प्राप्त अभिलेख से जानकारी मिलती है। कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? तो कल्याण चंद तृतीय ने। ठीक है, ऑप्शन में ये देता है कल्याण चंद प्रथम, कल्याण चंद द्वितीय, क्योंकि कल्याण चंद जो राजा है वो 4 राजा हुए कल्याण चंद नाम के, और ये कौन है? कल्याण चंद तृतीय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसके शासनकाल में राजधानी बनकर अल्मोड़ा में तैयार हो गई, और उसके बाद इसने क्या किया? लाल मंडी किले का यहाँ पे निर्माण कर दिया। कहाँ किया? अल्मोड़ा के पलटन बाजार में। और 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखों को परास्त कर, जब अंग्रेजों ने क्या है, जब गोरखा देखो 1790 में यहाँ पे गोरखा आए, फिर 1846 में गोरखों को परास्त किया अंग्रेजों ने, और फिर उन्होंने इसी किले पर, जो कि कौन है? लाल मंडी किला था अल्मोड़ा में, इसमें झंडा फहराया और इस किले को फोर्ट मोएरा नाम दिया। अंग्रेजों ने इस किले को फोर्ट मोएरा नाम दिया, ये आपको नोट करना है। मल्ला महल किला जो कि अल्मोड़ा का निर्माण भी कल्याण चंद ने ही कराया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। दोस्तों यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम आपको इसके नोट्स, जितने भी हम वीडियो बनाते हैं सब आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसके नोट्स आप नोट कर सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे रुद्रचंद। किसके बाद? कल्याण चंद तृतीय के बाद रुद्रचंद जो कि 45वां राजा है। यह अकबर का समकालीन था। अकबर का शासन कब तक रहा? अकबर का शासन जो रहा था वो रहा था लगभग 1555 से 1604 तक। तो इसका मतलब जो इसका शासनकाल था ये भी लगभग इसी के आसपास था। तो अकबर का ये समकालीन था। आईने अकबर के अनुसार कुमाऊं को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया। देखो जो अकबर ने क्या किया था कि पूरे भारत में सभी राजाओं को अपने अधिकार में किया था, और तो उसमें एक दिल्ली सूबा था जिसमें दर्शाया गया कि जो कुमाऊं है वो भी दिल्ली सूबे में शामिल था। मतलब दिल्ली को इसने अपने अधिकार में किया था, और दिल्ली सूबे में ही शामिल है कौन? कुमाऊं। और इसी आईने अकबर में उल्लेख मिलता है किसका? रुद्रचंद का। इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं अकबर की स्वाधीनता इसने स्वीकार की थी। ये इससे क्या होता है? सिद्ध होता है इसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर का निर्माण किया था, ये आपको नोट करना है। रुद्र नाम से रुद्रपुर नगर। मल्ला महल का निर्माण भी रुद्रचंद ने ही कराया। किसका निर्माण? मल्ला महल का निर्माण। रुद्रचंद ने त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रैवणिक धर्म निर्णय, त्रैवणिक धर्म निर्णय जो एक ग्रंथ है उसमें क्या है कि इसने क्या कहता है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था को उसने पुनः स्थापित किया था। सामाजिक व्यवस्था मतलब कोई उच्च जाति का, कोई निम्न जाति का, जैसे ब्राह्मणों को भी इसने कई जातियों में बांटा, कोई उच्च ब्राह्मण, कोई निम्न ब्राह्मण, ऐसी जातियों को अलग अलग जातियों में इसने क्या है, इसमें त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ में या पुस्तक में बांटा। तो त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो की थी रुद्रचंद ने, आपको नोट करना है। ठीक है, उषा रुद्र गोदया की रचना भी किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी। ये भी एक रचना है इसकी। उसके बाद बढ़ते हैं लक्ष्मी चंद की ओर। लक्ष्मी चंद जो कि क्या है 46वां राजा था चंद्रवंश का। चंदों की वंशावली में इसे लक्ष्मी चंद्र व मानोदय काव्य में इसे लक्ष्मण चंद भी कहा गया है। ठीक है, मानोदय काव्य एक प्रमुख क्या है ऐतिहासिक काव्य है, इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें चंद्रवंश और परमार वंश के बारे में। तो मानोदय काव्य में इसको कहा गया है लक्ष्मण चंद, जबकि जो चंदों की वंशावली है उसमें इसको लक्ष्मी चंद्र कहा गया है। इसके शासनकाल में बागनाथ मंदिर का निर्माण व पुराने जीर्णोद्धार मंदिरों का पुनः निर्माण हुआ था। अगर क्वेश्चन आया कि पुराने जीर्णोद्धार मंदिरों या बागनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किस शासक ने किया, तो वो क्या था? लक्ष्मी चंद, जो कि 46वां राजा था चंद्रवंश का। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कौन सा राजा था, कभी कभी क्वेश्चन बनता है। खैर, पर जो महत्वपूर्ण राजा है उनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, और इनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, और इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे बाज बहादुर चंद की ओर, जो कि 50वां राजा था चंद्रवंश का। इसका शासन था 1638 से 1678 ईस्वी तक। इसने बाजपुर नगर यानी उधम सिंह नगर में जो स्थित है उसकी इसने स्थापना की थी अपने नाम से। बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बाज बहादुर चंद ने। और इसने तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था, क्योंकि इसके समय तिब्बती आक्रमण हुए थे, तो उसने बड़े सफलता इसका सामना किया था, इसलिए इसको भी एक क्या है बहादुर शासक माना जाता है चंद्रवंश का। उसके बाद यहाँ पे आया कल्याण चंद चतुर्थ, और ये 56वां राजा था चंद्रवंश का। 1730 से 1748 तक इसका शासन रहा। शासनकाल याद करने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है।
और इसके समय प्रसिद्ध कवि शिव थे एक, उन्होंने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी, जिसमें इसके शासन के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, एक कवि, शिव नाम के एक कवि हैं, उन्होंने कल्याण चंद्रोदय नामक ग्रंथ की यहाँ पे क्या थी, रचना की थी कल्याण चंद्र चतुर्थ के शासनकाल में। उसके बाद दीपचंद जो कि 57 राजा हैं, इन्होंने क्या किया था, दीपचंद ने दीवान हर्षदेव जोशी, दीपचंद के दीवान थे हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी कुमाऊं के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको तब बताऊंगा जब मैं गोरखा शासन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा जब गोरखा शासन ने कुमाऊं में आक्रमण किया था तो हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं का बहुत ही अधिक साथ दिया था कि वो मतलब उनको निमंत्रण दिया था कि वो वहाँ पे चंद वंश पर आक्रमण करें कुमाऊं में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी मैं वहाँ पर आपको उसको बताऊंगा डिटेल्स। तो दीपचंद के ये क्या थे, दीवान थे हर्षदेव जोशी। और मोहनचंद, देखो यहाँ पे इतिहासकारों का मानना है कि जो हर्षदेव जोशी तो इसके दीपचंद के दीवान थे, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ कि किसी षड्यंत्र के कारण दीपचंद के संतानों को और दीपचंद की हत्या हो गई और उसके बाद शासन किया मोहनचंद ने। मोहनचंद दीपचंद का पुत्र नहीं है बल्कि कोई अन्य था, और मोहनचंद ने फिर शासन किया इन दीपचंद की हत्या और उसके पुत्रों की हत्या करके। और उसने जो दीपचंद का क्या था, दीवान था, दीवान मतलब प्रधानमंत्री के वैल्यू का होता है उस टाइम दीवान को ही, जो आज का प्रधानमंत्री होता है राजा का प्रधानमंत्री या दीवान बोल सकते हैं हम उसको। तो बहुत ही विश्वसनीय दीवान था हर्षदेव जोशी दीपचंद का। अब इसने जब इसको मारते तो इस मोहनचंद ने हर्षदेव जोशी को जेल में डाल दिया। इसने हर्षदेव जोशी को जेल में डाल दिया। मोहनचंद के समय गढ़वाल के शासक राजा ललित शाह ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया, किसके समय, मोहनचंद के समय, और उसने हर्षदेव जोशी को जेल से मुक्त कर दिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या है अपने माइंड में एक बिठा देना है कि हर्षदेव जोशी दीपचंद का दीवान था, फिर मोहनचंद ने दीपचंद की हत्या करके हर्षदेव जोशी को जेल में डाल दिया, और फिर गढ़वाल के शासक जो उस टाइम ललित शाह थे, इन्होंने मोहनचंद पे आक्रमण करके इसको पराजित करके यहाँ पे हर्षदेव जोशी को कारागार से मुक्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो मुक्त हो गया तो इसने हर्षदेव जोशी ने यहाँ पे कहा जाता है कि जो ललित शाह है उसके पुत्र प्रद्युम्न शाह को किसमें बिठाया, गद्दी पर बिठाया, कि उसको बोला कि आप यहाँ शासन कीजिए, और इसलिए प्रद्युम्न चंद के नाम से उसने शासन किया। 58 जो 59वां राजा है प्रद्युम्न चंद के नाम से, या 60वां राजा होगा, आप लिस्ट मैंने बना रखी पिछली वीडियो में, तो प्रद्युम्न चंद के नाम से वहाँ पे उसने शासन किया। और उसके बाद फिर वो वहाँ से हट गया, और फिर महेंद्र चंद किसका पुत्र था, मोहनचंद ने तख्ता पलट करके फिर वहाँ पे सत्ता स्थापित की और चंद्रवंश का पुनः वहाँ पे स्थापित हो गई, किसमें, कुमाऊं में आधिपत्य हो गया महेंद्र चंद ने। ठीक है, ये 61वां राजा था, और महेंद्र चंद ही चंद्रवंश का क्या है, सबसे अंतिम शासक है। क्योंकि फिर क्या हुआ, क्योंकि जो हर्षदेव जोशी है वो तो चुप बैठने वाला था नहीं, क्योंकि वो बहुत, उसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, बहुत ही चतुर और चालाक राजनीतिज्ञ माना जाता है उसका। तो चुप बैठने वाला था नहीं, उसने क्या किया कि फिर गोरखाओं को निमंत्रण दिया कि वो वहाँ पे चंद्रवंश पे आक्रमण करे, और यहाँ चंद्रवंश का अंतिम शासक था। 1790 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं ने महेंद्र चंद को कहाँ, हवाला बाग में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हवाला बाग में जो कि अल्मोड़ा में पराजित कर दिया। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण हर्षदेव जोशी ने दिया था। काफ़ी जानकारी मैंने इसके बारे में दे दी है, और पूरी डिटेल्स में आपको गोरखा शासन के संबंध में जब मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इस प्रकार कुमाऊं में चंद्रवंश का अंत हो गया, और 1790 ईस्वी में कुमाऊं में गोरखा शासन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो 1790 ईस्वी तक इनका शासन रहा यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये अंत हो गया और सदा के लिए चंद्र राजवंश समाप्त हो गया, और उसके बाद यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया, और उसके बाद की कहानी में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको गोरखा शासन तो वहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे चंद्र राजवंश की वीडियो आज समाप्त हो गई। चंद्र राजवंश के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाई, पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको चंद्रवंश का उदय कैसे हुआ, और पार्ट 2 मैंने चंद्रवंश के महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको चंद्रवंश से संबंधित जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं बार बार एग्जाम में, वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। और इसके यदि आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको उत्तराखंड के जितने भी प्रीवाइज ईयर एग्जाम होते हैं उनके पेपर भी हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो वो आप जो ऐप है हमारा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, उसको आप अपने डाउनलोड वहाँ से जरूर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।